हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। टाइम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के हवाले से। आज की सबसे बड़ी ना सही लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि सेनेट में यानी कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून अपोजिशन लीडर तैनात हो गई हैं, मुकर्रर हो गई हैं। सेनेटर शेर रहमान साहिबा, जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया, 34 अरकान की हिमायत के साथ आज पाकिस्तान में पहली बार ऐवान बाला सेनेट की खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, लेकिन खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन के बराबरी के हुकूक के लिए पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले पाकिस्तान की बहुत सी बासलाहियत, होनहार, बेहतरीन खवातीन हैं जो पाकिस्तान के हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मनवा चुकी हैं। खवातीन के हुकूक, बराबरी के हुकूक, बरतर नहीं बराबर के हुकूक का जो सफर पाकिस्तान के कयाम के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की सूरत में शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसे एक नई बुलंदी तक पहुंचाया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही यह एजाज हासिल रहा है कि उसने कौमी असेंबली में भी पहली खातून स्पीकर मुकर्रर की, फहमीदा मिर्जा साहिबा। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही बतौर सियासी जमात यह भी एजाज हासिल हुआ है कि सेनेट ऐवान बाला में पहली खातून अपोजिशन लीडर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हैं। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सियासी लिहाज से, जमाती लिहाज से एक बड़ा काबिल फख्र कारनामा तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के लिए एक बहुत अहसन कदम है कि पाकिस्तान जैसे मर्दाना मुआशरे में खवातीन ऐसी बुलंद पोस्ट पर, ऐसी बुलंद पोजिशन पर जाती हैं और ना सिर्फ मर्दों की रहनुमाई करती हैं बल्कि इस मुल्क की रहनुमाई करती हैं, जमहूरियत की, पार्लियामेंट की रहनुमाई करती हैं। तो ये आज की सबसे अच्छी खबर है। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आज की बड़ी सियासी खबर के हवाले से बात करेंगे कि क्या निगरान हुकूमत के मामले पे एक नया तनाज़ा जन्म लेने जा रहा है? क्या निगरान हुकूमत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा? इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामूल की तरह एहतसाब अदालत के सामने आज पेश हुए और गुज़श्ता चंद पेशियों से वो जिस तरह की तजवीज़ सामने लेके आ रहे हैं, आज उन्होंने एक नई तजवीज़ सामने रख दी। और अब जबकि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में 3 से 4 महीने का ही वक्फा रह गया है और निगरान हुकूमत के क़याम की बातें अब मामूल पर आ गई हैं, तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने आज तजवीज़ दी कि निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो आइन में वाज़े नहीं हैं, उन्हें मिल बैठ के अपोजिशन और गवर्नमेंट को वाज़ेह करना चाहिए और इख्तियारात के तायुन के हवाले से अगर कोई आईनी तरमीम करनी पड़े तो वो भी की जाए। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, टेक अ लिसन। सियासतदानों को बैठना चाहिए और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का ये किरदार है और उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। बहुत अच्छा हो अगर हम अपना जो है ना वो कुछ बाकी भी अमेंडमेंट्स कर लें कि केयर टेकर पीरियड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी अशद ज़रूरत है और ये अगर कर लिया जाए तो हम हमारी जो पार्टी है उसको पूरा सब, एक केयर टेकर गवर्नमेंट की, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होनी चाहिए और उन पावर से कहीं अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं उसको निकलना चाहिए। निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से ही नहीं बल्कि कुछ दीगर मामलात के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने बड़े अहम बातें की। क्या कहना था, जरा सुनिएगा।
नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो जहां मुखालफीन पर तनकीद की, वहीं शिकायतों और दुहाइयों के साथ मीडिया से भी मदद मांग ली। नवाज शरीफ ने पीपी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। बोले, निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। सहाफी के जुडिशल मार्शल्लाह के सवाल पर नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझी। नवाज शरीफ को सारा मामला काला दिखाई देने लगा। कहते हैं किसी इदारे से लेना देना नहीं, फिर भी नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। उन्होंने शिकवा किया कि जो शख्स मुल्क को अंधेरों से निकाले वही अदालतों में पेशियां भी भुगते। उन्होंने मीडिया से भी मदद मांगी। बोले, नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, मीडिया किरदार अदा करे और मेरा केस सामने लाए। नवाज शरीफ की इन बातों का कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने क्या जवाब दिया था? टेक अ लिसन। मैं नवाज शरीफ से बात क्यों करूं? नवाज शरीफ से बात मेरी बनती नहीं, नून से भी मेरी बात नहीं बनती, शहबाज शरीफ अब उनके प्रेसिडेंट हैं, मेरी बात नहीं बनती। डायरेक्टली पीपल्स पार्टी आपस में या पार्टियां आपस में बातचीत वजीर आजम के लिए नहीं कर सकती। कानूनन आइन के अंदर ये है, अनऑफिशियली पार्टियां कर सकते हैं तो कर सकती है, नहीं कर सकता। कोई जमहूरी आदमी ये बात नहीं कर सकता जिसने जमहूरियत के लिए कोई बड़ा कुर्बानी दी हो, जिसने मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ाई की हो या मार्शल लॉ आमरीत के खिलाफ जिसने जदोजहद की हो, वो बंदा ये बातें नहीं कर सकता। ये बंदा वही कर सकता है जो कभी मार्शल लॉ का हामी रहा हो या मार्शल लॉ के हुकूमतों का हिस्सा रहा हो। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर बुखारी साहब मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, निगरान गवर्नमेंट का तनाज़ा, इस हवाले से तो आपसे बात करूंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक और एजाज अपने नाम कर लिया है कि सेनेट ऐवान बाला में भी खातून ऑपोजिशन लीडर पहली बार आपकी तरफ से आई है। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान का, ये जमहूरियत का, ये पार्लियामान का एजाज है। तो कैसे शहरी रहमान साहिबा आगे लेके चलेंगे पार्लियामानी प्रोसेस को? शुक्रिया। जैसा कि आपको इल्म है कि ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में जब गवर्नमेंट बनाई तो स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, और अब सेनेटर शहरी रहमान साहिबा को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया। तो ये क्रेडिट तो पाकिस्तान भी, और पीपल्स पार्टी हमेशा बिलीव करती थी वुमेन एम्पावरमेंट पे, और सेनेटर शहरी रहमान साहिबा एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, वो डिप्लोमेट रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो कॉम्पिटेंट हैं और वो अपोजिशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकेंगी अपर हाउस में। सिंस 2000 ऑनवर्ड वो पार्लियामेंट का हिस्सा रही, फिर वो उनकी अपॉइंटमेंट एज एन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, और उनकी ये कैपेबिलिटीज़ को सामने रखते हुए और उनकी कॉम्पिटेंस को सामने रखते हुए, और फिर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको नॉमिनेट किया। और ये भी आप देखें कि कुछ अपोजिशन के बेंचेस से अपनी खिफत मिटाने के लिए और उस अपोजिशन को डिवाइड करने के लिए एक अपना नाम भी दिया। हालांकि आप देखें कि 34 और 19 लॉट ऑफ अ डिफरेंस, और ये अच्छी बात होती है अगर वो पीटीआई अपना कैंडिडेट नॉमिनेट न करती, ताकि जो अपोजिशन है अपर हाउस में वो यकजा हो के जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो अपना मौका भी सामने। लेकिन पीटीआई ने आज ये भी कह दिया है कि वो अपना अपोजिशन का अलग ब्लॉक रखेगी और अपनी अपोजिशन अलग करेगी। ये आजम सवाती साहब ने आज कह भी दिया ना। कमिंग बैक टू निगरान गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला, सर ये फरमाइएगा, क्योंकि अब तो खैर सेनेट में आपका अपोजिशन लीडर जो है, आपकी अपोजिशन लीडर आ गई हैं, लेकिन कौमी असेंबली वाले आपके अपोजिशन लीडर भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने तजवीज दी है कि जो निगरान हुकूमत का मामला है वो आइन में वाज़ेह नहीं है, इसको वाज़ेह करने के लिए कोई आईनी तरमीम लानी पड़े तो वो भी लाई जाए, और इसको वाज़ेह करने के लिए अगर अपोजिशन एंड गवर्नमेंट मिलकर बैठना चाहते हैं तो वो भी बैठे। लेकिन आप लोगों के किरदार पर, पीपल्स पार्टी के किरदार पर अफसोस का इजहार भी किया, क्या कहेंगे?
मैं तो इस बात पे मैं समझता हूँ अफसोस का इजहार करता हूँ कि जो शख्स 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो और वो इस किस्म की इग्नोरेंस की बात करते हों, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ के हवाले से आप देखें कि आर्टिकल 224 और 224A बड़े वाज़ेह हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ केयर टेकर सेटअप एट फेडरल लेवल और एट प्रोविंशियल लेवल, और वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस है। और 2013 के जो इंतखाबात हुए थे उस में भी ये प्रोसेस से गुजरना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स भी बने। तो इबहाम तो कोई नहीं है, इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं समझता हूँ कि जो तजवीज़ मियाँ साहब ने दी वो गालिबन उनको आइन की प्रोविजंस का इल्म नहीं, या इल्म है तो वो मामलात को किसी और जानब लेके जाना चाहते हैं। नईर बुखारी साहब 224 आर्टिकल 224A 1 and 1A जिसकी आप बात कर रहे हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स को अपॉइंट करने के हवाले से तो वाज़ेह बात करता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इशारा इस हवाले से था कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स के इख्तियारात क्या होंगे, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन के प्रोसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो इस हवाले से वो बात करना चाह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं शायद किसी किस्म की धांधली में मुलव्वस ना हो जाए। और बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि यही खदशात 2013 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को थे जो अब नून लीग को हो रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट से। तो यहाँ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें किस तरह आप एड्रेस करेंगे? देखिए, एड्रेस तो उनको करना किसी पोलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। ये जो केयर टेकर सेटअप है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है और वो इट्स फॉर सर्टन पीरियड, ऑब्वियसली विद इन 60 डेज इलेक्शन होने हैं और एज सुन ये 1 जून को ये गवर्नमेंट है इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, केयर टेकर सेटअप आ जाएगा एंड होपफुली ये प्रोसेस जो है ये पहले शुरू हो जाएगा। अब इलेक्शन को इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन जो है ये प्राइमरीली ये ऑब्लिगेशन होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारी अथॉरिटीज वेस्ट कर जाती हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लग जाती है, उस पर आप देखें नो फर्दर फंडिंग को प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। और ये भी उनको समझ आनी चाहिए, इस पर जजमेंट्स भी हैं कि जो केयर टेकर सेटअप होता है ये डे टू डे अफेयर्स को रन करने के लिए होता है। ये या तो पॉलिसीज दे सकते हैं ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो बना सकते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही इख्तियार है और ये उन्हीं का मनसब है कि वो मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। और केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो डे टू डे अफेयर्स के लिए है। और हम समझते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है ये भी जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविजन थी उसके मुताबिक बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के अलावा ECP अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और फ्री इलेक्शंस जो हैं हम तवक्को करते हैं कि ECP कंडक्ट करवाएगी। ठीक है नईर बुखारी साहब, अब ये फरमा दीजिएगा कि क्योंकि अब ये मुशावरत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाना है, बावजूद इसके खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं कि जी वो नून लीग से क्यों बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब से क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली लीडर ऑफ द हाउस से बात तो करनी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। तो क्या पीपल्स ज़हन में कोई नाम है निगरान गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए? एंड नंबर 2, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आप लोग राब्ता करेंगे, मुशावरत करेंगे, उनसे कोई बातचीत चल रही है और उनके प्रपोज करदा नाम आप लोग आगे लेके चलेंगे या पीपल्स पार्टी अपने ही नाम आगे बढ़ाएगी इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस? सेनेटरी डिमांड्स की जब अपोजिशन में दीगर जमातें भी हैं और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स भी हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑब्वियसली वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हाउस में, वो सारी अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने पहले भी कहा कि वो कंसल्टेशन प्रोसेस करेंगे और अल्टीमेटली वो लीडर ऑफ द हाउस जो है उनसे साथ वो डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब बात होगी कोई नाम्स को डिस्क्लोज किया जाए और क्योंकि फिर ये कबल अज वक्त इसकी डिस्क्लोजर जो है ये फिर बहुत सारे इश्यूज और क्रॉप अप हो जाएंगे। तो ये नाम जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के जहन में है और वो ही लीडर ऑफ हाउस के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाइज और सेन डिसीजन होगा कि जब तक ये फाइनलाइज नहीं कर सकते तो नामों को पब्लिकली डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं
और मीडिया पे भी डिस्कस करना मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। ठीक, नीर बुखारी साहब, वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, क्या आप ये देख तो नहीं रहे या समझते तो नहीं कि कहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान इत्तेफाक ना हो सके और निगरान गवर्नमेंट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए? वेरी क्विक आंसर प्लीज। नो, देयर इज नो सच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। अगर लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन किसी नाम पे एग्री नहीं करते तो मैटर वुड गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड नहीं करती तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी वो नाम ईसीपी को भेजेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है वो ईसीपी है अल्टीमेटली, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और ये सारी चीजें विद इन 8 डेज डिसाइड होनी है। विद इन 8 डेज ये प्रोसेस कंप्लीट होना है, और टिल सच टाइम जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, दे विल कंटिन्यू। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक हो जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इसी मामले पे बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो तजवीज दी है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात आइन में वाज़ेह नहीं हैं, इसके लिए अपोजिशन और हुकूमत की जमातें मिलजुल कर बैठें और अगर आइनी तरमीम करनी पड़े तो उसके लिए भी राजी हैं, तैयारी कर ली जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी के पार्लियामान के अंदर इजलास चल रहे थे तो एक बड़ी जबरदस्त तजवीज दी थी कि निगरान हुकूमत का कयाम एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए अमल में लाया जाए, उसके लिए जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी हवाले से जनाब बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा शफकत महमूद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सर, सबसे पहले फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज कहा है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात वज़ा होने चाहिए, वाज़ेह होने चाहिए, और अगर इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़े तो वो भी की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? देखिए, नवाज शरीफ साहब कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करना जरूरी समझते हैं, और एक सियासी बयानिया जो बनाया जा रहा है उसका कि जी पता नहीं शायद केयर टेकर लंबी हो जाए इसलिए ये बात कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं। असल बात यह है कि केयर टेकर के तो अख्तियारात दिए हुए हैं, आइन में भी दिए हुए हैं, और हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर बाकायदा उसके अंदर हमने ये लिखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि रोजमर्रा के मामला जो हैं उनको निपटाए और कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजंस ना ले। तो ये तो लिखा हुआ है, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म में भी लिख दिया है और आइन में भी क्लियर है कि वो उनका मेन मकसद जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का वो तो इलेक्शन कराना है। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने एक खास किस्म के बयानिए को तकवीत पहुंचानी है, तो इसलिए वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। और वो बयानिया है कि जी ना पता नहीं क्या केयर टेकर गवर्नमेंट पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, क्या करेगी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसे होगा। लेकिन शफकत महमूद साहब, 2013 के इंतखाबात से लेके, क्योंकि 2013 के इंतखाबात में आप लोगों का मंतरा उसके बाद यही रहा कि जी धांधली हो गई, और उस धांधली में केयरटेकर गवर्नमेंट के कुछ अराकीन मुलव्विस थे क्योंकि वो मिली भगत से लगाए गए थे, और उस वक्त भी आप लोग खुश नहीं थे कि निगरान हुकूमत का जो तरीका कार है वो तब्दील होना चाहिए। फिर आप लोगों ने पिछले ही साल ये तजवीज दी थी कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुशावरत हो और पार्लिमानी कमेटी के जरिए जो है तकर्रुर हो और तयन हो। तो अब आप लोग क्या कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने एक तजवीज दे दी है तो आप लोग उसको अपोज कर रहे हैं, या आप लोग समझते हैं कि जो आइन का आर्टिकल 224 है वो मुकम्मल है निगरान हुकूमत के इख्तियारात के बारे में? देखिए, बात यह है कि ये जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के मुज़ाकरात वाला मामला है, इसमें यह भी हुआ, इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। आपको याद है कि एक दफ़ा सिंध के अंदर एक रात पहले MQM गवर्नमेंट छोड़ के अपोजिशन में चली गई ताकि वो अगले दिन मुज़ाकरात करके अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर ला सके। तो इसलिए हमने ये सजेस्ट किया था कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो कि दूसरा मरहला था, कि पहले मरहले को ख़त्म करके दूसरा मरहला जो है वो कर दिया जाए। अगर वहाँ भी एग्रीमेंट नहीं होती तो फिर नेचुरली फाइनली अल्टीमेटली मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो हमारी बात नहीं मानी गई।
अब ये बावजूद इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि पहले भी जो बात की थी वो भी इसीलिए की थी कि ये कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी हो जाएगी और ये उस बयानिए को तकवीत पहुंचा रहे हैं, और ये बात भी जो कर रहे हैं इसके ऊपर भी सियासी अज़ायम है, और वो ये है कि इनको डर है कि ये मामला जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पे ना जाए। तो ये वो बहरहाल बात ये है कि हम तो चाहते थे कि पार्लिमानी कमेटी हो, हम अब भी चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री में कंसेंसस नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली मामला तो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। ओके, शौकत महमूद साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निगरान हुकूमत का कयाम जो है वो भी मुतनाज़ा हो सकता है और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर डिटरमिन कर सकती है कि कौन होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स केयर टेकर कौन होंगी। अगर कंसेंसस ना हो, अगर कंसेंसस हो जाता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो बैठ के फैसला करते हैं कि जनाब ये फलां केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, तो फिर ठीक है, फिर तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फैसला नहीं होता, अगर उनका आपस में नहीं, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इत्तेफाक राय नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली तो कोर्ट के पास जाएगा ना। ये तो आइन में वजह है कि अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस पर क्या मौकिफ है? क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि जो आइन में तरीकाकार है निगरान हुकूमत बनाने का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, ये दोनों मिलकर मुशावरत कर लें, और इसमें हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह के आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ताल्लुकात हैं, आज ही शेर रहमान साहिबा सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बन गई हैं, आपके बंदे को जो है वहां पर शिकस्त हो गई है, तो काफी आप लोगों के स्ट्रेन है, तो आप लोग समझते हैं कि आपसे मुशावरत करेगी पीपल्स पार्टी? 2013 में भी आप लोगों को यह शिकवा कि आपसे मुनासिब तरीके से मुशावरत नहीं की गई थी और मिली भगत से केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई थी, तो आप लोग मुतमईन हैं कि अगर जो आइन में डिफाइन है इस वक्त तरीकाकार वही लागू किया जाए? देखिए मोहतरमा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर हम मुतमिन होते तो हम एक मुख्तलिफ तरीका तजवीज़ ना करते। हम इससे मुतमिन नहीं हैं। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो चीदा जमातें हैं उनकी राय भी लेनी चाहिए, लेकिन ये बात जो थी हमारी बात नहीं मानी गई, और पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारा किसी किस्म की ममासलत या किसी किस्म का इत्तेहाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो पीपल्स पार्टी की तारीख है और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, तो कोई हम तो बिल्कुल उनके साथ नहीं जा सकते। लेकिन हमने तो ये कहा था कि क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी कहा था, इसलिए कि उसमें हम भी शामिल होना चाहते थे उस मुज़ाकरात में। अब एक पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने शाह महमूद कुरैशी साहब से, जो हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनसे रब्ता किया है, और अब देखें उसका अभी एक इनिशियल रब्ता हुआ है, बात अभी आगे नहीं बढ़ी। एब्सोल्युटली, यही मेरा पॉइंट था कि आइन में कहीं पर यह कोई पाबंदी नहीं है कि जो अपोजिशन लीडर है वो दीगर अपोजिशन जमातों की मर्जी से ही केयर टेकर गवर्नमेंट का नाम जो है वो सजेस्ट करे। हो सकता है कि जो नाम आप दें वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल हो सकता है, जो नाम आप दें वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल ना हो, वो अपनी तरफ से कोई नाम दे और उनके दरमियान, खुर्शीद शाह साहब के दरमियान और खाकान अब्बासी के दरमियान जो है वो इत्तेफाक हो जाए, लेकिन उस नाम से आप इत्तेफाक ना करते हो, पीटीआई इत्तेफाक ना करती हो, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, चैलेंज कर? नहीं, देखिए ये सारी चीजें मुमकिन है जो आप कह रहे हैं। ये हो सकता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो हमारी मंशा के मुताबिक, या जिसे हम एक वाकई न्यूट्रल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ना समझते हो। ये भी हो सकता है कि हमारी राय मान ली जाए ऑपोजिशन की तरफ से। लेकिन देखें, इस वक्त आइन में एक तरीकाकार वजह है। अगर हमारी मर्जी का नहीं भी होता तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए केस जो है वो वीक होगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के, क्योंकि जो आईनी तरीका है अगर वो फॉलो हो जाता है तो फिर गुंजाइश कम रह जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। तो अगर आईनी तरीका फॉलो हो जाता है और आप कह रहे हैं कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में जाने से इस नौयत पर वीक हो जाएगा, तो आईनी तरीकाकार के तहत जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है फिर उसके बाद धांधली के इल्जाम तो नहीं होंगे पीटीआई की तरफ से 2018 के इंतखाबात में? ये कोई जरूरी है कि जो आए उसको हम कबूल कर लें या उसको कहें कि बहुत अच्छा है, या वो उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए या लोगों ने कहीं ना कहीं रखे हुए हैं।
नहीं, इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। वो तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि धांधली की नहीं। हम पहले से तो नहीं डिटरमिन कर सकते 4 महीने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कि जी ये धांधली करेंगे, ये पहले तो डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर आया है या जो चीफ मिनिस्टर आया है, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छी खातून नहीं है, या ये इनकी तल्लुकात हैं किसी और जमात के साथ, तो शायद ये फेयर ना हो, ये तो हम पहले कह सकते हैं। लेकिन हतमी बात तो इलेक्शन के बाद ही कर सकते हैं। कोई नाम, शफकत महमूद साहब, कोई नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए? जो नाम कुछ नाम हैं, लेकिन वो हम इंडिकेट करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। और पंजाब में तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा है, तो वो हमारा जो नुमाइंदा है वो चीफ मिनिस्टर को देगा। और केपी में हमारा चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी, उसका भी रोल होगा। तो हमारा रोल है मुख्तलिफ जगह पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनने में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने आईने तजवीज़ दी है वो सिर्फ उनके जाती मफाद या जमाती मफाद के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरीक़ाकार से फिलहाल मुतमईन है, बाकी की बात बाद में देखेगी। प्रोग्राम में लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस को या राव अनवार को सुप्रीम कोर्ट ने आज नकीबुल्लाह कत्ल केस निपटा दिया, और इस हवाले से कल राव अनवार की पेशी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म भी आ गया। और इस हुक्मनामे में वही बातें मौजूद हैं जो कल मीडिया पर सामने भी आ चुकी थी, खासतौर पर JIT के हवाले से। JIT को सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि तफ्तीश बगैर किसी दबाव के जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, और IG सिंध को हिदायत की गई है कि जी राव अनवार की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, और महसूद कबाइल से भी अपील की गई है, उन्हें भी हिदायत दी गई हैं कि वो किसी भी किस्म का नुकसान राव अनवार को जबानी या किसी भी और जरिए से बिल्कुल ना पहुंचाएं। इसकी यकीन दहानी नकीब के वालिद साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने करवा भी दी थी। आज राव अनवार की पेशी थी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में, और वही मनाजिर देखने में आए कमोबेश जो कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेशी के मौके पर देखने में आए थे। वही प्रोटोकॉल था, वही दर्जन भर मोबाइलें थी, वही हूटर थे, वही लाओ लश्कर थे, पुलिस के और रेंजर्स की इस एक मुल्जिम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। सिक्योरिटी काफिले में कोई दर्जन के करीब पुलिस मोबाइल थी, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। और राव अनवार ने आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश होकर कहा कि वो इंसाफ की उम्मीद पर यहां पर आया है। इंसाफ की उम्मीद तो पिछले 3 महीने से नकीब के वालिदैन, नकीब के दीगर वरसा और पूरे पाकिस्तान को नकीबुल्लाह के लिए है। तो राव अनवार फिर कौन सा इंसाफ मांग रहा है, यही सवाल इस सेगमेंट में उठाएंगे कि अब जबकि राव अनवार सुप्रीम कोर्ट के और दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश हो गया है, तो अब इंसाफ किसे मिलेगा? राव अनवार को मिलेगा या नकीबुल्लाह को मिलेगा? इसी हवाले से जनाब मेरे साथ हैं सैफुर रहमान महसूद साहब, जो कि नकीब जिरगे के बड़े रहनुमाओं में से एक हैं और इस जिरगे के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान महसूद साहब। और कल जिस तरह से हमने देखा कि लाओ लश्कर समेत एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी नजीर नहीं मिलती किसी भी मुल्जिम के लिए, उस प्रोटोकॉल के साथ अचानक पुरस्रार गुमशुदगी से अचानक पुरस्रार रोनुमाई राव अनवार की हुई, और आज जब वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुआ तो वही सिक्योरिटी सख्त थी, वही बहुत बड़ा लाओ लश्कर था, वही बहुत बड़ा काफिला था, और अदालत के सामने पेश होकर राव अनवार कहता है कि वो इंसाफ की उम्मीद से यहां पर आया है। बहुत शुक्रिया गरीदा। एक तो कल आपने देखा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो वो किस तरीके से पेश हुआ, वो सवालात उठते हैं उसके ऊपर। फिर आज आपने फिर देखा उसको कि सिंध में जिस तरीके से उसको लाया गया जैसे कोई दामाद आता है आपके पास ना, तो ये चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि राव अनवार एक कातिल है, उसने कराची के लोगों का खसूसन पश्तूनों का खून बहाया है, और हम समझते हैं कि उसके साथ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से वो ट्रीट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे PSL के मैच के लिए कोई चीफ गेस्ट बन के आया हो और वो देखना चाहता हो। राव अनवार एक मुल्जिम नहीं है, वो एक मुजरिम डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि जो कमेटी उसकी अपनी पुलिस के महकमे ने तश्कील दी थी, उस कमेटी की फाइंडिंग रिपोर्ट तो आ चुकी है। ये ठीक बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी तश्कील दी है, उसमें मजीद कुछ नाम ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये तो हकीकत है कि राव अनवार साहब मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं और तमाम तर हकायक और सबूत वो मौजूद हैं।
जो मौके पे नकीबुल्लाह की शहादत के हवाले से थे, और नकीब की शहादत भी एक बेगुनाह शहरी के तौर पे जो है वो सामने आई है और वो कमेटी उसको बेगुनाह करार दे चुकी है, जो कि आप देख चुके हैं। तो हम समझते हैं कि अब जो ये जो सिलसिला है इसे रुक जाना चाहिए। जैसे आपने पहले देखा भी कुछ दिन पहले एक बयान था एक साबिक सदर साहब का कि वो कहते थे कि ये एक बहादुर बच्चा है। तो मेरा ख्याल है ये बहादुर बच्चा किसके लिए बहादुर बच्चा है, किसी की कारोबारी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि शायद किसी के लिए अच्छा बच्चा भी है। तो ये भी चीज़ें अब सामने आनी है कि अच्छा बच्चा किसके लिए है, बहादुर बच्चा किसी का क्यों है, आखिर ये क्या वजह है। हमारे कराची के लोगों का खून बहाया है इसने, पश्तूनों का खून बहाया है, मेरा खून बहाया है, मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का, मेरे कौम के लोगों का खून बहाया, और आपके लिए जो है ये बहादुर बच्चा है, किसी का अच्छा बच्चा है। तो ये सारे सवालात जो हैं ना ये जवाब तलब हैं, और हम समझते हैं कि आज भी पूरा दिन हमारे पास ये टेलीफोन आते रहे कि ये क्या वजह है कि इसको एक दामाद की तरह जो है इसको ट्रीट किया जा रहा है। ये हकीकत है, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आला अफसरान हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह इसको ट्रीट करते रहे तो फिर ये सवाल तो उठेंगे कि आम लोगों के साथ किस तरीके से सलूक किया जाता है, और रावणवार जब यहाँ आए हैं तो उनके साथ किस तरह एक जो है दामाद का सलूक किया जा रहा है और उनको जो है एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और मैं तो गरीदा थोड़ा सा आगे भी इससे जाऊँगा, मुझे तो ये भी लग रहा है, अभी आज खदशात का इजहार लोग कर रहे थे कि अनकरीब जो है ये कोई एप्लीकेशन दे के जो है या तो आगा खान अस्पताल के किसी एसी रूम में होगा या किसी और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होगा, और वहाँ से फिर ये दोबारा